नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम आपको बता दें, आज जो शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो है मोहम्मद अब्दुल रसूल साहब, जो जिस मौजू पर हमसे बात करने वाले हैं वो है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तहानात हैं उस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। मोहम्मद अब्दुल रसूल साहब का 99 टीवी स्टूडियो में हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल साहब, सबसे पहले ये बताइए कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या रूल है, वो कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मुनक़िद करता है? तेलंगाना पब्लिक कमीशन जो आया है, जो नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने होंगी, इसका मेन मकसद होगा कि डिफरेंट ग्रुप एग्ज़ाम्स, कई बच्चों को पता है कि ग्रुप एग्ज़ाम्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, या नहीं तो हम पहले भी देखे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम्स है जो तेलंगाना गवर्नमेंट, जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ये इस बार यहाँ पे रखने वाली है एग्ज़ाम्स। हाँ, इससे पहले आंध्र प्रदेश के हिसाब से होता था, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, बट जिस तरीके से सेपरेशन हुआ है स्टेट, उसके बाद से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते सो बिगिन होने आ रहा है। और कई बच्चे इस चीज़ को अच्छी पॉजिटिव अप्रोच से इसमें आगे बढ़ीजिए, और इसमें आई होप कि कई बच्चों को सफलता अच्छी तरीके से मिलेगी। साहब, इसमें ये बताइए कि ग्रुप्स एग्जामिनेशन हैं, तो ये जो कैटेगराइज्ड हैं ग्रुप्स, वो आखिर है क्या? सिर्फ ये डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट लेवल्स में हम बात करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। सो बेसिक थिंग क्या है कि हर एक लेवल का अलग अलग इम्पोर्टेंस दिया गया है। ग्रुप 1 का अलग इम्पोर्टेंट है एंड ग्रुप डी का अलग इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पोस्ट विल बी दे, हम ऐसा नहीं कि एक ही पोस्ट नहीं है, आपको अलग अलग पोस्ट है। अगर हम ग्रुप 1 की अगर बात करेंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे लेके हम, तो उसमें आपको बोलते हैं सो पुलिस वैकेंसीज में भी आपको जा सकते हैं, जैसे कि डीसीपी जॉब भी आपको मिल सकती है, और MRO जॉब्स है, इस तरीके के जॉब आपको ग्रुप 1 में। और ग्रुप डी का तो आप लोगों को ग्राउंड स्टाफ, पूरा ग्राउंड लेवल वर्क होता है, वहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट आपको मिलेगी। तो इसके लिए कई डिफरेंट कैटेगरीज से ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में डिवाइड किया गया है। ये जो ग्रुप एग्जामिनेशंस होंगे, इसमें BA, BCom, BSc ग्रेजुएट्स ही हिस्सा ले सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जैसे कि BTech है, BE है, वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं? सी ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ओवरऑल कि हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है। ऐसा नहीं कि खाली एक ही सेक्टर, माने BCom वाले ही इसको प्रेफर करना या BSc वाले ही इसको प्रेफर करना, ऐसा नहीं। ये हर बच्चों के लिए है। जो भी बच्चा अगर जिसको दिलचस्पी है, इफ द पर्सन फील दैट दे आर वेल कैपेबल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, then they can able to apply irrespective whichever the field they are, whether they are belongs from BSc or the BCom or from the MTech or whatever the other different kind of the courses। ये एग्जामिनेशन किस किस्म का होगा? इसमें किन सब्जेक्ट्स पर महारत हासिल करनी पड़ेगी इन कैंडिडेट्स को? हाँ, ये एग्ज़ाम में भी आपको हर चीज़ को डिटेल में आपको नॉलेज होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस पैटर्न में अब एग्ज़ाम शुरू होगा तो पहली चीज़ आप एक है नेशनल इंटरनेशनल, ये सबका बेसिक फंड है कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको करंट इश्यूज एंड नेक्स्ट स्टेट का भी, विच स्टेट से आप लिख रहे हैं। अगर तेलंगाना है तो तेलंगाना स्टेट का, और उसी तरीके से हम देखेंगे हिस्ट्री है, और जो तेलंगाना स्टेट की हिस्ट्री को देखना है, उसके साथ साथ आप इंडियन हिस्ट्री और साथ ही साथ नेशनल इशू को भी देखना है, और हम ज्योग्राफी भी देखना है, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी एंड स्टेट ज्योग्राफी। और उसी तरीके से इकोनॉमिक भी होगा, नेशनल इकोनॉमिक होगा और बोलते सो स्टेट इकोनॉमिक होगा। फिर उसके बाद साइंस है, जो जनरल साइंस होगा, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इंडिया हेरिटेज एंड कल्चर है स्टेट का, और बोलते सो कंट्री का भी लेना है आपको। नेक्स्ट है पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एरियाज जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नेसेसरी होती है, और हर एक एग्जाम के वाइज से इसका सिलेबस भी डिफरेंट होता है। अब अगर इस सिलेबस को हम देखेंगे अलग अलग कैटेगरी से, तो बहुत लेंथियस सिलेबस है। तो आप बच्चे जो भी इस सिलेबस के लिए प्रिपेयर होते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांगली इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, और क्योंकि इसके लिए बेसिक थिंग होता है टाइम मैनेजमेंट्स भी। तो बच्चे किस तरीके से ये सब्जेक्ट को टाइम देंगे और किस तरीके से इस सब्जेक्ट्स में
अपनी कमांड हासिल करेंगे वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कमांड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चों को सब्जेक्ट नॉलेज है और उस सब्जेक्ट में उन्होंने इस तरीके से बेहतरीन करे तो तभी वो एग्ज़ाम में भी बेहतर हो सकती है। इसके लिए बेसिकली करंट अफेयर्स को आप अगर फोकस करेंगे, अगर एग्ज़ाम से अगर आपको दिया गया, अगर सपोज एग्ज़ाम आपको जनवरी में है, उससे एक 7-8 महीने का पहले का ही आप करंट अफेयर्स अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगे नेशनल और इंटरनेशनल बेस में, तो वो आपको बेनिफिट्स होगा। और अब नेक्स्ट थिंग, अगर आप हिस्ट्री बात करेंगे और यानी तो इकोनॉमिक्स बात करेंगे, आप उसी को करंट अफेयर्स में हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब एक ही होता है, हर चीज़ करंट अफेयर्स में ही जाना होगा आपको, चाहे वो आप रिटर्न, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो दूसरा अलग सब्जेक्ट्स हो, बट क्योंकि करंट अफेयर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंस देता है और वो चीज़ आपको फर्दर आपके पोर्शंस के लिए आपको कमांड हासिल करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। और जब आप एग्ज़ाम्स में भी जब जाएंगे, जब एग्ज़ाम्स में भी आप अटेंड करेंगे, तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आपको आसानी होगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को आप समझने में। तो मैं स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे को कि जो भी अगर इस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर हो रहा है, अगर इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, उसको राइट नाउ इमीडिएटली बिगिन करना होगा। नई नोटिफिकेशन आए तक हम उसके बाद प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि कंपटीशन हर डिफरेंट लेवल में डिफरेंट तरीके का होता है और कई बच्चे उसमें आते हैं। और क्योंकि बेसिकली हमारा स्टेट में एज लिमिट का भी डिफरेंस आ चुका है इस वक्त, मतलब 18 से 30 और इससे ज़्यादा भी दिया गया है रिजर्वेशंस को, तो इसके हिसाब से कई सीनियर्स लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो कंपटीशन रियली टफ होगा। तो आप बच्चे जब इसको प्रिपरेशन करेंगे तो सी दैट कि हम वन ऑफ देम, सिर्फ आपका बेसिक इंटेंशन होना ये चाहिए कि मैं आई विल गेट दैट पर्टिकुलर जॉब। इफ़ यू मेक सच काइंड ऑफ द इंटेंशन, इंशाल्लाह ताला यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। साहब, आपसे सवाल ये है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR इंट्रोड्यूस किया है। कैंडिडेट्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में रजिस्टर्ड हो गए हैं और हमें नौकरी या जॉब के जो भी है नोटिफिकेशंस तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये इतना काफ़ी नहीं है। आप इस बारे में तफसीली रोशनी डालें। से जो OTR जो दिया गया है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कह रहे हैं, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, बट द थिंग इज़ दैट जब नोटिफिकेशन आएगा फिर आपको उसको अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल समझ रहे हैं कि OTR करने से हमारा वर्क हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, ये तो बिगिनिंग स्टेप्स है, सिर्फ वो एक्नॉलेजमेंट देखना चाह रहे हैं कि कितना है बच्चे, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। उसके बाद जब नोटिफिकेशन, रियल नोटिफिकेशन आएंगी, उस टाइम पे आपको फिर से अपना नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना ही होगा। नौजवान इस पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर कितने सीरियस हैं? अगर नहीं हैं तो इनको सीरियस होना पड़ेगा, इस बारे में आप ज़रूर बताएं। आजकल जो बताया जा रहा है, जो हमारे रेस्पेक्टिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने जो कई तरीके से इंकरेजमेंट करना चाह रहे थे हर एक सेक्टर में, तो उनका बेसिक मोटो ये भी था कि हम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अच्छी तरीके से तब्दीलात करेंगे और कई यूथ को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा बोल के। तो यहाँ पे बेसिक एक सवाल ये होगा कि यूथ उसे किस तरीके से लेंगे, हैज़ ए पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर यूथ उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर उसमें सब मेरिट बेस में ही वो देखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, तो इंशाल्लाह उनको कामयाबी उसमें अच्छी तरीके से होंगी। और ये एक चीज़ है कि हर एक बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ठीक है यार मेरे को लगेगा जॉब या नहीं लगेगा, ये एक्सटर्नल चीज़ है वो, या सेकेंडरी चीज़ भी हो सकती है। पहला चीज़ क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करो। If you are the one person who are going to take that particular job, maybe, who knows? So अगर बोलेंगे कि ये मुझसे नहीं हो सकता बोले, तो it's never going to be happen. Let us try. अगर ट्राई के बाद आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। और जो बच्चे समझ रहे, जो बच्चों का दिमाग जो नेगेटिव साइड में जा रहा है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ जो बोलते सो इम्पॉसिबल आजकल कुछ नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ एक बार आप उसको कमिटमेंट कर लिए तो दैट्स इट। तो मैं कहता हूँ कि आजकल के नौजवान बच्चों की
कि आप लोग उसको फोकस करो, उसको किस तरीके से आप पास करना चाह रहे हैं। और आजकल कई इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, कई कॉलेजेस खुल के, इवन द स्टेट गवर्नमेंट खुद आपको फ्री एजुकेशन भी उसमें प्रोवाइड करे। आप एक बार चाहिए एक डेमो क्लास अटेंड करिए, उसके बाद आप सोचिए कि आपकी उसमें काबिलियत है या नहीं। अगर उस डेमो क्लास के बाद आप सोच रहे हैं कि आप में उसकी काबिलियत है तो उसको आगे बढ़िए और उसमें मूव आउट होके आप उस चीज़ को बोलते सो आगे बढ़ते रहिए। नौजवान अवेयर हैं या नहीं हैं ये भी हो सकता है, बहुत सारे अवेयर भी नहीं होंगे। जो अवेयर हैं फिर भी ये सोचते हैं, जहन में कहीं ना कहीं ये बात आती है, ये यार गवर्नमेंट नौकरी जो है मिलना एक जुए शेर लाने के बराबर, बहुत बड़ा काम है, हिमालय पे चढ़ने के बराबर। इस तरीके का जो सोचना है, क्या आपको लगता है ये कि इससे कामयाबी मिलेगी? किस तरह से इनको अपनी सोच को बदलना हो? आजकल मैं पहले ही बता चुका हूँ, कौन सी भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रही। अगर आप उसे सोचेंगे कि हाँ कि ये एक हिमालय है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, नहीं। गवर्नमेंट जॉब आज ईजी। अगर आप जो चीज़ सोचेंगे कि वो आपको आसान है तो वो आसान है। अगर आप उस चीज़ को सोचेंगे कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं जो चीज़ नहीं कर सकता बोले, तो दैट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट्स। आप खुद बता रहे हैं कि आप में वो काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत आपको टेस्ट करना नहीं है, दूसरे लोग उसको टेस्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत आसान काम है, सिर्फ कोशिश ज़रूरी। अगर 1 से 2 बार कोशिश करें तो हर चीज़ हासिल होती है। तो इसमें क्या है, अगर आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी भी आएंगी। सिर्फ मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि हमेशा बी पॉजिटिव। ये मत सोचिए कि वो इतने बच्चे लिख रहे, इतने बच्चे लिख रहे, नहीं। आप ये सोचिए कि उन बच्चों में से मैं एक हूँ जो मुझे ये जॉब मिलेगा। अगर ये इंटेंशन आप लगा के आप आगे बढ़ेंगे, उसे पॉजिटिव तरीके से आप उसे प्रिपेयर रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। साहब, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद जब नौकरियां जो हासिल होंगी, जो भी पोस्ट हैं गवर्नमेंट के, उसके ऊपर मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस आएंगे, एक सीरीज़ में मरहलेवार जो है नोटिफिकेशंस आएंगे। इसके अंदर किस तरीके का स्क्रूटिनाइजेशन होगा, क्या तरीक़ेकार होगा जिससे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा? तो इस तरीके से कैंडिडेट को कैसे अपने तौर पर तैयार रहना चाहिए, इस बारे में कुछ आप ज़रूर बताएं। इसमें हर चीज़ में, जैसे हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड में बच्चे को इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें उसकी पोटेंशियल चेक करते हैं कि ये कैंडिडेट के लिए उतनी कैलिबर्स है या पोटेंशियल है जो ये जॉब के काबिल है। तो इसलिए क्या होता है कि बच्चे को पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनके लिए तो ये नामुमकिन है। अगर ये बच्चे इंटरव्यू के पैटर्न्स को, अगर कहीं जगह पे जाके इंटरव्यूज कंटिन्यूसली अटेंड करें, तो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उस टाइम पे क्या है ना, आपको पॉजिटिव अप्रोच होता है, पॉजिटिव तरीके से रहना पड़ता है, साउंड नॉलेज रहना पड़ता है, करंट अफेयर्स को लेके चलना पड़ता है, और हर दूसरे एरियाज को भी आपको वहाँ पे फोकस करना पड़ता है। तो जब आपका रिटर्न एग्जाम, प्रीलिम्स और रिटर्न एग्जाम्स हो जाता है, जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो इंटरव्यू में ही डिसाइड किया जाता है कि बच्चे, क्योंकि प्रीलिम्स में तो कई बच्चों को शॉर्ट आउट कर देते हैं, उसके बाद मेन से होता है, उसमें भी कई बच्चों को निकाल दिया जाता है, मेन आके फाइनली इंटरव्यू में होता है। तो इंटरव्यू राउंड इज़ द बेस्ट, लास्ट एंड फाइनल राउंड होता है जहाँ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है उनकी बेस ऑफ काबिलियत पे। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ बच्चों को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हर टाइम पे बी पॉजिटिव रहना चाहिए और हर चीज़ का एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऑल एरियाज, कोई एक एरिया में नहीं, हर एक एरियाज में आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कौन से भी एरिया से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें आपको प्रिपेयर, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। और बाद खुद आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल भी देना पड़ता है। कंक्लूजन राउंड जो कहते हैं हम, आपकी क्या राय है जो कहते हैं, उस चीज़ को भी देना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप ये एरियाज में पहले से आप प्रिपेयर हो गए तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ये कब प्रिपेयर हो सकती है, इसमें आपको कमांड कब आएगी, जब आप प्रीलिम्स और मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छी तरीके से आप सब्जेक्ट नॉलेज गेन करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इंटरव्यू के टाइम पे आएंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट, आप नॉट टू मच ओवर कॉन्फिडेंट, देयर शुड बी ए कॉन्फिडेंट, बिट ऑफ कॉन्फिडेंट आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे आप एक्सेलेंट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जब होगा सिलेक्शन प्रोसेस भी, इवन रिजर्वेशंस भी होगा एंड जनरल भी होगा। तो इस रिजर्वेशंस में भी आपको पता है कि वुमेन का भी अलग कैटेगरीज निकाल दिया जाएगा, उसके बाद बाकी के जो है उसको जनरल बेसिस पे ही सिलेक्शन कर लिया जाएगा। मेरिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनल इज इंटरव्यू। जो इंटरव्यू में जो बच्चों के मार्क्स हो गए, इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, दैट इज़ द एक्चुअल।
रसूल साहब, हाल ही में हमारे नज़र से खबर गुजरी है, वो ये थी कि चपरासियों की नौकरी के लिए यहाँ तक कि MBA ग्रेजुएट्स ने भी अप्लाई किया है। तो एक तरफ ये देखने में आ रहा है कि तालीमी शऊर काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं कि हमें तालीम याफ्ता होना चाहिए, लेकिन क्या रोज़गार का मामला बहुत ग्राफ नीचे चला गया है? ऐसा कुछ वो स्टैटिस्टिक्स से पता चल रहा था। लाखों की तादाद में लोगों ने चपरासी की नौकरी को अप्लाई किया, लेकिन उसके अंदर माशाल्लाह काबिलियतें, तालीमी काबिलियतें ज़्यादा हैं। हालांकि वो चपरासी की नौकरी के लिए मैं समझता हूँ कि MBA की ज़रूरत नहीं है या ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? एक चीज़ तो है कि बच्चे को जो जा रहा है अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए, वो समझता है कि वो उस जॉब के लिए काबिल नहीं है। तो मेन चीज़ क्या हो रहा है, अगर बच्चा मेंटली अगर उस तरीके से कहा प्रिपेयर हुआ कि मेरे को ये जॉब करना है, हम कहते हैं कि बच्चों से स्कूल में एक सवाल पूछा जाता है कि आप बड़े हो के क्या बनने वाले हो। ये बेसिक चीज़ क्लियर होना ज़रूरी होता है। अब सवाल रहा कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो डिफरेंट पार्ट हो गया है, क्योंकि हम बात करेंगे आजकल हर एक को जॉब की डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब खुल चुका है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर पे जॉब खुला है दूसरे सेक्टर पे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, काबिलियत को देखा जा रहा है कि बच्चों का एजुकेशन है, मगर कहाँ पे उसकी नॉलेज कहाँ पे। आजकल बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, कितने दिन कॉलेज क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितने लेक्चर्स के क्लास सुन रहे हैं वो लोग। उनके पास जब प्रॉपर नॉलेज न रहेंगे तो कहाँ पे जब फील्ड वर्क का जब बात आएंगी तो वहाँ पे अपने आप को किस तरीके से वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे हैं। आज एक अभी जो आप कहे कि एक MBA बच्चा बोलते सो MBA स्टूडेंट्स भी बोलते सो चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग फील कर रहे हैं कि आई एम सुटेबल फॉर दैट जॉब। दे आर नॉट फीलिंग दैट कि आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब, आई एम सुटेबल फॉर सम अदर जॉब बिकॉज आई हैव दैट मच ऑफ कैलिबर्स। अगर ये एक बार उनके दिमाग में आ गई, हर मोड पे कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया पे कंपटीशन है। डे टू डे बेस आपको कंपटीशन फेस करना है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। But the thing is that how well you are, again, how well the sound knowledge that you have, this is the most important thing here. So मैं जहाँ तक हम सोचते हैं कि कौन सी भी जॉब के लिए भी आपको, हर एक जॉब के लिए आपको वेल प्रिपेयर पहले से ही होना चाहिए अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, और उसके लिए ही आप कोशिश करना ज़रूरी है। क्योंकि इनफैक्ट हम कई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कई बाहर के भी ऑर्गेनाइजेशंस तेलंगाना स्टेट में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने कई इंडस्ट्रीज वालों को और कई MNC वालों को यहाँ पे अलॉटमेंट कहा गया, उनसे बिजनेस डील कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कई अपॉर्चुनिटीज़ आजकल मिलेगी, लेकिन एक चीज़ अभी है कि बच्चे उसके लिए किस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, और उसे गवर्नमेंट जॉब से भी सेकेंड अनदर जॉब से वो प्राइवेट जॉब्स भी है, तो उस दो जॉब्स को भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस दीजिए। मे बी हर एक सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस दैट कि जितने लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है लेट अस गेट देम, एंड जिसको नहीं मिल रही है वो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके लिए। तो आप सिर्फ एक ही आपका मकसद रखिए कि आप अपने आप को वेल प्रिपेयर हो जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। सिर्फ इतना आप एक चीज़ दिमाग में रखिए कि सब्जेक्ट नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो कॉलेजेस रेगुलर जाइए, सब्जेक्ट नॉलेज लीजिए, तो जिससे कि आपको फ्यूचर में उसका काम आ सके। वो सर नहीं, जो कुछ आपने कहा वो एक पस मंज़र है जिसके अंदर आपने कैंडिडेट को सब्जेक्ट में महारत या फिर अपनी काबिलियत के मुताबिक पोस्ट को अप्लाई करना। लेकिन मेरा सवाल ये आपसे जानने का कि एक चपरासी की नौकरी को, यानी इतनी काबिलियत वाले तालीमी काबिलियत वाले नौजवानों ने अप्लाई किया है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तालीम याफ्ता लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट का ग्राफ नीचे है? शायद यही वजह है जिससे कि ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हुए, ज़्यादा काबिलियत रखते हुए भी उन्होंने चपरासी की नौकरी को अप्लाई किया। इस बारे में आप क्या इत्तेफाक करते हैं? अगर नहीं तो उसकी वजह क्या? इसमें चीज़ क्या है बोले तो एक चीज़ है कि ये ग्राफ नहीं, अगर आप स्टैटिस्टिक वे से भी अगर आप कहेंगे कि हमारे पास कई एरियाज़ में जॉब खुल चुकी है, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, लेकिन एक चीज़ है कि
बच्चे इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं बच्चे। अब बच्चे आप अगर हम बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट आजकल कई ऐसी चीज़ें कई स्कीम्स निकल चुकी है। इवन पहले के प्राइम मिनिस्टर अपने देखेंगे तो उन्होंने भी कई चीज़ें अपने पास लेके आए थे, और अब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी कई चीज़ों को लेके आ चुके हैं, कई स्कीम्स, कई पॉलिसीज़ और कई तरीके से पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जिससे कि कई बच्चों को जॉब मिल सकती है। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे हर एक जगह पे अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, किधर किस तरफ एम्प्लॉयमेंट है, किधर नहीं है, उस चीज़ को वो अपडेट नहीं कर रहे। ये क्या वजह है, इसका तो कई डिफरेंट प्रॉब्लम्स अगेन आ जाएगा। अगर हम सही तरीके से अपडेट करें और सही चीज़ को आप लोग डेली डे फॉलो अप करें, अगर आप न्यूज़ भी डेली डे देखेंगे या न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो कई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट में भी दिया गया है, उसी तरीके से कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिल रहा है। तो बस इतना एक चीज़ है कि बच्चे, आजकल के बच्चे, कई बच्चों का ये चीज़ है कि ठीक है भाई, हमको जो भी मिल रहा है मुझसे हैप्पी है बोल के उनका ये मकसद है। बट अगर हम ये कहेंगे कि प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग, आप अपने आप को अपडेट करिए, अपडेट नॉलेज अपने आप को रखिए, तो इंशाल्लाह आप उस चीज़ में भी आपको मालूमात हो गई तो आपको वहाँ पे भी जॉब मिलेगा। क्योंकि इस बार हमारे जो गवर्नमेंट आ चुकी है, वो गवर्नमेंट कई प्रोग्राम्स और कई स्कीम्स इस तरीके से लाने वाले हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने वाला है। और अभी एक चीज़ हो रहा है, कुछ काबिलियत की वजह से भी बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है, उसका बेसिक प्रॉब्लम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस चीज़ पे अगर आप लोग फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह दो भी लेवल इक्वल हो जाए। इससे पहले कि हम आपसे विदा हों, आपसे एक आखिरी सवाल हम करते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 12% रिजर्वेशन यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए ख़ास तौर पर का एक वादा अपने मंशूर में, मैनिफेस्टो, जब वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐलान किया था, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या 12% रिजर्वेशन जो है मुमकिन है? अगर मुमकिन हुआ तो किस किस्म से फ़ायदा हासिल हो सकता है? पहले जो गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट जो कांग्रेस, वो लोग 4% तो ऑलरेडी पहले ही अनाउंस कर दिए थे। बट व्हेन केसीआर केम इनटू द पिक्चर, ही सेड दैट 12% वी आर गोइंग टू ग्रांट। और जो केसीआर साहब ने आज तक जो भी कहा वो करके ही दिखाया उन्होंने। तो हम ये भी सोचते हैं कि ये चीज़ भी वो लोग उन्होंने करेंगे, और 12% जो रिजर्वेशन जो कहा गया है वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा, हम होप करते हैं। अगर इस तरीके का रिजर्वेशन अगर मिल गया है तो जो बैकवर्ड जो भी है माइनॉरिटी से, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, खुल के सामने आने का मौका मिलेगा, जिससे कि हर एक एरियाज में बोलते तो हर एक लोग इक्वली डिवाइड होंगे। एंड हम, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आज तक जो भी बात जो केसीआर साहब ने कहा था वो पूरे अच्छी तरीके से उन्होंने फुलफिल करे, तो आई थिंक ये भी जो 12% का जो रिजर्वेशन भी है वो भी इंशाल्लाह ताला होगा, और इससे कई लोग को बेनिफिट्स भी होगा। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अब्दुल रसूल साहब, जो तफसीली रोशनी डाल रहे थे मुसाबिकती इम्तहानात जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन मुनक़िद करता है। आप भी ज़हनी तौर पर तैयार रहें, और जो कुछ बेहतरीन कोचिंग आप ले सकते हैं लेकर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम मालूमाती आपको 99 टीवी देता रहेगा। देखते रहिए 99 टीवी, आपका अपना पसंदीदा चैनल।